क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई सरकार एक ऐसी पॉलिसी लाए जिससे उसकी कमाई बढ़ जाए और फिर भी उसी पॉलिसी को घोटाला बताकर एक मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाए? आज हम दिल्ली शराब नीति मामले की इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं, जिसे कुछ लोग भारत की सबसे बड़ी साजिश तक कहते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। मतलब एक तरफ सरकार का खजाना भर रहा है और दूसरी तरफ उसी पॉलिसी के नाम पर एक सीएम की गिरफ्तारी हो जाती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब हुआ कैसे। इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन सी खतरे की घंटियां थीं जो बजनी शुरू हो गई थीं। फिर उस पॉलिसी और जांच की बात करेंगे। उसके बाद PMLA नाम के ब्रह्मास्त्र के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे कि अदालत ने क्या तीखा फैसला सुनाया और आखिर में इसके राजनीतिक नतीजों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इस जांच की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमारी सोर्स के मुताबिक ये जांच शुरू होने से ठीक पहले 3 बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुईं, जिन्हें वो खतरे की घंटियां कहता है। देखिए हुआ क्या। पहले दिल्ली में एक जबरदस्त जीत मिली, फिर पंजाब में एक तरफा बहुमत आ गया और उसके ठीक बाद गुजरात के चुनावों में यानी सत्ताधारी पार्टी के अपने गढ़ में हर सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया। सोर्स के अनुसार ये 3 वो कदम थे जिसने आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय चुनौती के तौर पर खड़ा कर दिया और यहीं से शायद राजनीतिक हवा बदलनी शुरू हुई। अच्छा, तो ये तो हुई राजनीति की बात। अब आते हैं उस पॉलिसी पर जो इस पूरे बवाल की जड़ है और देखते हैं कि इसकी जांच आखिर शुरू हुई तो हुई कैसे। देखिए, दिल्ली में शराब बेचने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया गया। पहले क्या था? सरकारी दुकानें थी, लंबी लंबी लाइनें लगती थीं। नई पॉलिसी में सरकार ने कहा कि हम दुकानें नहीं चलाएंगे, हम प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस देंगे और वो बेचेंगी। मतलब पूरा सिस्टम प्राइवेटाइज कर दिया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस पॉलिसी को आगे चलकर घोटाला कहा गया, उसने असल में दिल्ली सरकार की तिजोरी भर दी। रेवेन्यू में सीधे सीधे 27% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। अब सवाल है कि जांच शुरू कैसे हुई। तो हुआ ये कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट उपराज्यपाल यानी LG को दी और LG ने उस रिपोर्ट के आधार पर CBI जांच के आदेश दे दिए। सोर्स इस बात की ओर इशारा करता है कि रिपोर्ट लिखने वाले, जांच का आदेश देने वाले और जांच करने वाली एजेंसी ये सभी केंद्र सरकार के ही अधीन थे। तो जांच शुरू हो गई और उसके साथ ही शुरू हुआ गिरफ्तारियों का एक लंबा सिलसिला। लेकिन ये गिरफ्तारियां किसी आम कानून के तहत नहीं हो रही थीं। इसके लिए एक बहुत ही खास और शक्तिशाली कानून का इस्तेमाल किया गया। इस कानून का नाम है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये बना तो था ड्रग्स के धंधे और आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए, लेकिन सोर्स का दावा है कि इस केस में इसे एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया गया, एक ऐसा हथियार जिससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो समझिए, आम कानूनों में क्या होता है, आप तब तक निर्दोष हैं जब तक आपको दोषी साबित न कर दिया जाए। लेकिन PMLA में ये पूरा खेल ही उल्टा है। यहाँ बेल लेने के लिए आरोपी को ही जज को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि वो दोषी नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और इसी कानून के तहत एक के बाद एक पार्टी के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार होने लगे। सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर, फिर एजुकेशन मिनिस्टर, फिर एक सांसद और लगभग 2 साल के बाद आखिरकार खुद मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई। तो 2 साल तक ये सब चलता रहा। गिरफ्तारियां हुई, जांच हुई और फिर मामला पहुंचा अदालत में। और वहां जो हुआ, सोर्स के मुताबिक उसने पूरे केस की ही हवा निकाल दी। जरा अदालत के शब्दों पर गौर कीजिए। जज ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा कि ये केस न्यायिक जांच की कसौटी पर खरा उतरने में फेल हो गया और पूरा का पूरा मामला बेबुनियाद साबित हुआ है। ये बहुत बड़ी बात थी। अदालत ने सबसे तीखी टिप्पणी उन गवाहों पर की जो पहले खुद आरोपी थे लेकिन बाद में सरकारी गवाह बन गए, जिन्हें अप्रूवर कहते हैं। कोर्ट ने कहा कि इनकी गवाही पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता, खास तौर से जब एक आरोपी दूसरे आरोपी के खिलाफ गवाही दे रहा हो। और फिर कोर्ट ने वो सवाल पूछा जो सबसे जरूरी था, अगर ये करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो भैया पैसा कहाँ है? कोई तो मनी ट्रेल होगा, पैसों के लेन देन का कोई तो सबूत होगा।
सोर्स के मुताबिक जांच एजेंसियों को पैसे का सिर्फ एक ही ट्रेल मिला, और वो भी कहाँ, मुख्य सरकारी गवाह की कंपनी से सत्ताधारी बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिए गए डोनेशन का, वो भी उसकी गिरफ्तारी के ठीक बाद। इसके अलावा कैश के लेन देन के जो सबूत पेश किए गए उन्हें कोर्ट ने कमजोर बताकर खारिज कर दिया। और तो और अदालत ने जांच एजेंसी पर यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने बचाव पक्ष के हक में जो सबूत थे उन्हें हजारों ईमेल्स के ढेर में जानबूझकर छिपा दिया। जज ने इसे एक कोरियोग्राफ की हुई एक्सरसाइज तक कह डाला। मतलब मुख्यमंत्री के खिलाफ जो सबसे बड़ा आरोप था कि वही इस कथित घोटाले के किंगपिन है, उस पर कोर्ट ने कहा कि उनका नाम तो बहुत बाद में चार्जशीट में जोड़ा गया और इस साजिश की किसी भी मीटिंग में उनके होने का कोई सबूत ही नहीं है। तो अदालत में तो केस ताश के पत्तों की तरह ढह गया, लेकिन राजनीति के मैदान पर इसका असर बहुत गहरा और बहुत लंबा चला। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। अब यहाँ पर टाइमिंग का खेल समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, दिल्ली में चुनाव हो गए और एक नई सरकार भी बन गई, और ये सब कुछ अदालत के फाइनल फैसले के आने से महीनों पहले ही हो गया था, जबकि पूरा चुनाव प्रचार इसी केस के इर्द गिर्द लड़ा गया था। नतीजों में बीजेपी ने 27 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में वापसी की और बहुमत से सरकार बनाई। हालांकि सोर्स ये भी बताता है कि दोनों पार्टियों के वोट शेयर में फर्क बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 2% के आसपास का। तो ये थी दिल्ली शराब नीति मामले की पूरी कहानी, जैसा कि सोर्स वीडियो में बताई गई है। और ये कहानी इस एक आखिरी विचार के साथ खत्म होती है जो शायद हमें इस देश की व्यवस्था और राजनीति के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है।